लोकपाल दिवस 16 जनवरी। लोकपाल दिवस प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा, जो 16 जनवरी 2014 को भारत के लोकपाल की स्थापना का प्रतीक है। पहला लोकपाल दिवस समारोह 16 जनवरी 2025 को जोरावर ऑडिटोरियम, मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एम खानविलकर तथा 6 अन्य सदस्य वर्तमान में लोकपाल का गठन करते हैं। डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 2 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। 1958 में स्थापित डीआरडीओ 10 प्रयोगशालाओं से शुरू होकर आज भारत में लगभग 52 प्रयोगशालाओं और 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं DYSLS के विशाल नेटवर्क में परिवर्तित हो गया है। ये प्रयोगशालाएं मिसाइलों, विमान, युद्धक वाहनों, नौसैनिक प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और जीवन विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए समर्पित हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने डीआरडीओ की उपलब्धियों की सराहना की और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल के पद की शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया, जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जहां पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया। शपथ पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन द्वारा राजभवन में दिलाई गई। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उपस्थित थे। शपथ ग्रहण से पहले श्री खान ने नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बीघा का दौरा किया और कुमार की दिवंगत माता परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 2 जनवरी 2025 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। यह समारोह तिरुवनंतपुरम स्थित राजभवन में आयोजित किया गया। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया है, जिन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जमदार ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अमित शाह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने पुस्तक की भौगोलिक सांस्कृतिक एकता को दस्तावेजीकृत करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला और जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के भारत से अटूट संबंध को रेखांकित किया। स्टासिया पंड्या NIC 2024 में चिल्ड्रन 2 जंपिंग टीम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। आग सवार स्टासिया पंड्या ने NIC 2024 में चिल्ड्रन 2 जंपिंग टीम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। साथ में टीम के साथियों कपिलेश, अरशद और ऐजा ने भी जीत में योगदान दिया। स्टासिया ने अपने घोड़े मैडलिन की सवारी करते हुए 159.38 सेकंड में केवल 4 पेनल्टी स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप NIC ड्रेसेज और शो जंपिंग स्पर्धाओं में युवा सवारों के लिए भारत की शीर्ष प्रतियोगिता है। स्टासिया आग में प्रशिक्षण लेती हैं, जिनके मार्गदर्शक मेरिडे छेड़ा और यशान खम्बाटा जैसे प्रमुख एशियाई खेलों के एथलीट हैं। NIC युवा प्रतिभाओं को अपने कौशल दिखाने और मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
उत्तराखंड वन विभाग महाभारत वाटिका की स्थापना की। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में 1 एकड़ में फैले नृवंश विज्ञान उद्यान महाभारत वाटिका का विकास किया है, जिसमें महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां शामिल हैं। पौधों में पवित्र पाठ के सभी 18 खंडों की प्रजातियों के साथ पीपल, बरगद, ढाक, कोविदार, हरश्रृंगार, खैर और बहेरा शामिल हैं। यह उद्यान धर्म, इतिहास और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ता है, जो पौधों और वन्य जीवन के महत्व पर भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दी गई शिक्षाओं से प्रेरित है। व्यापक शोध के बाद विकसित यह वाटिका महाभारत के वन पर्व अरण्य पर्व में वर्णित वनों के महत्व पर प्रकाश डालती है। रामायण वाटिका की 2024 पहल का अनुसरण करते हुए वाल्मीकि रामायण से पौधों को प्रदर्शित किया गया है, जो उत्तराखंड के धार्मिक और पारिस्थितिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। महाभारत वाटिका में प्राचीन हिंदू ग्रंथों से शिक्षा लेते हुए वन संरक्षण, वृक्षारोपण और बाघ संरक्षण पर जोर दिया गया है। ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत आध्यात्मिक, पारिस्थितिक और ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि को पर्यावरणीय संरक्षण में एकीकृत करता है। दिल्ली सरकार पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की। दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की, जिसके तहत दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों के पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का पंजीकरण हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस और संत सुजान सिंह जी महाराज के गुरुद्वारे में दिल्ली की सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू किया गया। ग्रंथियों ने इस योजना की प्रशंसा की। इसकी तुलना महाराजा रंजीत सिंह के प्रयासों से की तथा धार्मिक नेताओं को सहयोग देने में इसके ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस योजना की आलोचना करते हुए इसे दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया तथा इसके क्रियान्वयन में देरी और चुनाव केंद्रित मंशा का आरोप लगाया। उन्होंने इमामों और मौलवियों को 17 महीनों से वेतन न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की तथा सरकार पर अन्य धार्मिक नेताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आगामी महाकुंभ मेले के लिए हर 15 मिनट में मौसम की जानकारी देने के लिए एक विशेष वेब पेज लॉन्च किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगामी महाकुंभ मेले के लिए हर 15 मिनट में मौसम की जानकारी देने के लिए एक विशेष वेब पेज लॉन्च किया है। IMD का विशेष वेब पेज महाकुंभ मेले के लिए हर 15 मिनट में वास्तविक मौसम अपडेट प्रदान करता है। मौसम का पूर्वानुमान भी वेब पेज पर दिन में 2 बार उपलब्ध रहता है। सटीक आंकड़ों के लिए अस्थायी महाकुंभ जिले में 3 नए स्वचालित मौसम केंद्र AWS स्थापित किए गए हैं। मेले के दौरान 2 डिजिटल डिस्प्ले आगंतुकों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेंगे। वित्त मंत्रालय बैंकनोट ई-नीलामी पोर्टल लॉन्च किया। वित्त मंत्रालय के तहत DFS सचिव श्री एम नागराजू ने 3 जनवरी 2025 को संशोधित बैंकनोट ई-नीलामी पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSBS की ई-नीलामी सूचियों को एक ही प्लेटफॉर्म में समेकित करता है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली में वृद्धि करना और ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इसमें एकीकृत भुगतान प्रवेश द्वार, KYC उपकरण, विश्लेषण और एक समर्पित हेल्प डेस्क शामिल है। नीलामी के उद्देश्यों के लिए 1,22,500 से अधिक संपत्तियों को पहले ही पोर्टल में स्थानांतरित किया जा चुका है। RBI 2,000 रुपए के 98.12% नोट वापस। 31 दिसंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने घोषणा की कि 2,000 रुपए मूल्य वर्ग के 98.12% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जिनमें से 6,691 करोड़ रुपए अभी भी जनता के पास हैं। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2,000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय इन नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख रुपए करोड़ था। 31 दिसंबर 2024 तक यह राशि घटकर 6,691 करोड़ रुपए रह गई है, जो यह दर्शाता है कि अधिकांश मुद्रा बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुकी है। RBI ने 2,000 रुपए के नोटों को जमा करने और बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंक शाखाओं में प्रदान की थी। इसके बाद यह सुविधा केवल RBI के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध थी। 9 अक्टूबर 2023 से इन कार्यालयों में व्यक्ति और संस्थाएं अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए 2,000 रुपए के नोट स्वीकार कर सकते थे। इसके अतिरिक्त
जनता भारत के किसी भी डाकघर से 2000 रुपए के नोट भारत पोस्ट के माध्यम से आरबीआई के निर्गम कार्यालयों में भेजकर अपने बैंक खातों में जमा करा सकती थी। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) का प्रकोप। चीन वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना कर रहा है, जिससे संभावित स्वास्थ्य संकट की चिंताएं बढ़ गई हैं, जो कोविड-19 महामारी की याद दिला रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है और HMPV, इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस स्थिति में योगदान दे रहे हैं। हालांकि कुछ आपातकालीन स्थिति के दावों के बावजूद चीनी अधिकारियों से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। HMPV एक श्वसन वायरस है जो ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमणों का कारण बनता है। 2001 में पहचाने गए इस वायरस से सभी आयु वर्ग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से जोखिम होता है। प्रोजेक्ट विस्तार, भारतीय कृषि में एक डिजिटल क्रांति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप में अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है, जिससे किसानों को उन्नत तकनीकों और सलाह सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सके। प्रोजेक्ट विस्तार किसानों को नवीनतम तकनीकों और समाधानों के साथ सशक्त बनाकर कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में कार्य करता है। यह परियोजना फसल उत्पादन, विपणन, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर उच्च गुणवत्ता की सलाह सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा यह किसानों को कृषि, ग्रामीण विकास और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएगी, जिससे वे इन पहलों का पूरा लाभ उठा सकें। ब्लिंकिट, गुड़गांव में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू। ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर धिंदसा ने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है, जहां निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, जो 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। यह पहल शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। यह सेवा, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS एम्बुलेंस शामिल है, तेज और विश्वसनीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सावित्रीबाई फुले जयंती 2025। सावित्रीबाई फुले जयंती हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वो एक महान शिक्षिका, सामाजिक सुधारक और कवयित्री थीं, जिन्होंने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2025 में यह विशेष दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और उनके असाधारण योगदान की याद दिलाता है। सावित्रीबाई फुले जयंती का आयोजन 1858 में शुरू हुआ, जब उनके पति ज्योतिराव फुले ने उनके योगदान का सम्मान करने के लिए पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वर्षों के साथ यह दिन अधिक महत्वपूर्ण बन गया, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, जहां इसे 2000 के दशक की शुरुआत में एक आधिकारिक राज्य अवकाश के रूप में मान्यता दी गई। प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक के.एस. मणिलाल का 86 वर्ष की उम्र में निधन। प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कट्टुंगल सुब्रहमण्यम मणिलाल, जिनकी आयु 86 वर्ष थी, 1 जनवरी 2025 को त्रिशूर में आयु संबंधित बीमारियों के कारण निधन हो गया। वो 17वीं सदी की लैटिन वनस्पति रचनाएं हॉर्स मलबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध थे और भारत की समृद्ध वनस्पतिक धरोहर के दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मणिलाल ने कालीकट विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया। उनके शैक्षिकी कार्य में कई पुस्तकों और 200 से अधिक शोध पत्रों का लेखन शामिल है। उन्होंने भारत की वनस्पति के अध्ययन को बढ़ावा देते हुए कई नए पौधों की प्रजातियों की पहचान की। विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए मणिलाल को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हॉर्स मलबारिकस का उनका अनुवाद इस कार्य को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में सहायक रहा, जिससे मूल्यवान वनस्पति ज्ञान का संरक्षण हुआ। प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता अरुण रॉय का निधन। प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता अरुण रॉय का 1 साल से अधिक समय तक कैंसर से जूझने के बाद 3 जनवरी 2025 को निधन हो गया। फेफड़ों में गंभीर संक्रमण के कारण
जी, तार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। रॉय, जो अपनी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों बाघा जतिन 2023 और हीरालाल 2021 के लिए जाने जाते हैं, 56 वर्ष के थे। हाल ही में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अंतिम दिनों में आईसीयू देखभाल और इन्वेसिव वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ी थी। रॉय का पार्थिव शरीर दोपहर 1 बजे उनके हरिदेवपुर स्थित आवास पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद टेक्नीशियन स्टूडियो में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। अरुण रॉय, मूल रूप से अरुण व रायचौधरी, ने हीरालाल के साथ अपनी पहचान बनाई। उसके बाद 8/12 बिनोय बादल दिनेश 2022 आई। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म बाघा जतिन में क्रांतिकारी जतिंद्रनाथ मुखर्जी को दिखाया गया था और इसे व्यापक प्रशंसा मिली थी। बाघा जतिन के निर्माण के दौरान एसोफेजियल कैंसर का पता चलने के बावजूद रॉय ने अपना काम जारी रखा और उपचार के दौरान ही अरनियर दिन रात्रि को पूरा किया।